हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन के रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। और पर्टिकुलरली उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं, है ना। और इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने ये चीज़ चेक किया था, कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, है ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में हमने ये चीज़ चेक किया था कि अगर किसी कोई रिलेशन अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना पड़ेगा, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसे रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए उसे सिमेट्रिक होना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए उसे ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। तो ये तीन चीज हमने चेक की थी। और एक्सरसाइज 1.1 का आपको 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला गया था, है ना। तो उस क्वेश्चन को शायद आपने ट्राई किया होगा। उसी में एक क्वेश्चन है ना। और ये थोड़ा सा अच्छा भी है समझने के लिए। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन को सही तरीके से समझना चाहते हो तो ये इस एग्जाम्पल को आप एक बार सही तरीके से देखो कि ये एग्जाम्पल सही कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो पहली चीज तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव पे आ जाता हूं कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा, क्योंकि इस तरीके से लिखने में मुझे थोड़ा सा सब कुछ इजीली दिख जाता है, ठीक है। और ए और बी किसको बिलोंग कर रहा है, ए और बी बिलोंग टू आर, ठीक है। तो अब देखो कि ये हमारा रिलेशन है और हमारा जो रिलेशन है वो R टू R में डिफाइन है, ठीक है। ये R हमारा रियल नंबर वाला R है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको डबल इस टाइप से शो किया ताकि डिफरेंशिएट हो सके, है ना। और ये हमारा रिलेशन है। अब आपको याद होगा कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले तो हमें एक रिलेशन दिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये मान लो कि हमारे पास जो ऊपर वाला रिलेशन है उसी को मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन था ए आर बी, और ये क्या डिफाइन किया हुआ है, ए लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होगा, ए आर ए स्टेटमेंट चेक करना होगा, है ना। और ए आर ए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से आप चेक करोगे आप तो आपको याद होगा कि ए आर ए रिफ्लेक्सिव के लिए ये ट्रू होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ए। याद है आपको, अगर हमारा सेट ए से बी में डिफाइन है रिलेशन, तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो ये कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, याद है। और ए कॉमा ए टाइप का होना चाहिए। तो इसको अगर मैं रिलेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये ए आर ए होना चाहिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू आ जाता है, इसका मतलब मुझे ये स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ए आर ए लिखता हूं। पहले तो मैं ए आर बी लिखा हुआ था, पहले मैं ए आर ए स्टेटमेंट लिखूंगा। तो ए आर ए स्टेटमेंट क्या होगा, देखो बी के जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होना चाहिए, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, क्लियर है कि नहीं। फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, सारे ए के लिए ट्रू होना चाहिए। लेकिन ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए किसके लिए ट्रू होता है, ए स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, है ना। और वेबी कर्व मेथड आपको याद होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे, है ना, तो देखो ये हमें पॉजिटिव चाहिए। और ये पॉजिटिव सिर्फ किस पार्ट में है, ये पॉजिटिव सिर्फ आपका 1 से ज्यादा और 0 से कम में पॉसिबल है, क्लियर है कि नहीं। ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, और यहाँ कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, आर है ना। तो ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ किसके लिए ट्रू है ना। तो दिस इज, अगर आपको इसको लिखना होगा लैंग्वेज में तो क्या लिखोगे, दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू ओनली फॉर, दिस इज ट्रू ओनली फॉर ए बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, है ना। जबकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए,
सारे आर के लिए वैलिड होना चाहिए था, लेकिन ये सारे आर के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए क्या हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? तो यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि लास्ट क्लास में कि कैसे हम इस चीज को लिखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपका थ्योरेटिकल होगा, है ना। तो उस थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। बाकी अगर जेई वगैरह में भी कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछ लेता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री वगैरह चेक करना होता है, तो वहां पे तो आप इजीली जल्दी जल्दी चेक करके बता पाओगे। ठीक है, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से आपको ये चीज लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर सिमेट्रिक चेक करना, ऑब्वियसली अगर क्योंकि एक रिफ्लेक्सिव ट्रू नहीं हुआ है तो ये इक्विवेलेंस तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी बाकी सारा स्टेटमेंट तीनों चेक करके देख रहे हैं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, ए आर बी स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, और अब मुझे सिमेट्रिक चेक करना है, तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना होगा, याद होगा आपको, है ना। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है कि बी, अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आर ए टू बी में डिफाइन किया हुआ है ना, और ए आर बी टाइप का है, तो हमें एक्चुअली में क्या चेक करना होता है, बी आर ए, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, याद होगा आपको, इफ दिस इज ट्रू देन ये स्टेटमेंट आपका आना चाहिए, है ना। तो हम इसी चीज को यहां पे प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हैं। मैंने पहले ए आर बी लिखा, अब मैं क्या लिखूंगा, बी आर ए, है ना। तो मैं ए और बी का प्लेस क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को, ऊपर वाले स्टेटमेंट को हम ट्रू एज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ए और बी का वैसा ही पेयर चूज करेंगे जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू हो रहा होगा। ठीक है, तो अब बताओ कि उन सारे पेयर में क्या बी और ए भी क्या ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सारे ए और बी के लिए ट्रू नहीं होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहां पे आपको याद है कि स्टेटमेंट क्या था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, है ना। यहां पे ये स्टेटमेंट क्या था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, याद है। तो इस रिलेशन में जो एलिमेंट थे वही सेम एलिमेंट ये रिलेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा हमेशा, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, है ना। और यहां पे साइड में आप लिख सकते हो दिस इज नॉट ट्रू, है ना, दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड में आते हैं हम, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, थर्ड हमें ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको याद होगा ट्रांजिटिव का रिलेशन, कि अगर हमारे पास ए टू बी डिफाइन है, ठीक है, तो हमें यहां पे ए आर बी एंड बी आर सी चूज करना होता है, याद है। और ये इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए आर सी के लिए ट्रू होना चाहिए, याद है। तो हम इसी चीज को यहां पे चेक करेंगे। तो पहली चीज तो हम एक बार ओरिजिनल स्टेटमेंट लिख लें। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट था ए आर बी, और ये क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और आपको याद है क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होगा, तो हमने 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी ले लिया, एक और एलिमेंट में सी ले लेता हूं, तो बी आर सी स्टेटमेंट में एज्यूम कर लेता हूं। देखो, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे सी पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट, है ना। हम यहाँ पे ए बी सी का ऐसा पेयर चूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम एबीसी का ऐसा पेयर चूज कर रहे हैं जिसके लिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमने अपने मन से नहीं लिया, ये हमने एबीसी जो पेयर हमने चूज किया है, ए बी और बीसी का पेयर, वो उसी सेट से, उसी रिलेशन सेट से हमने चूज किया है। ठीक है, और इसके बाद हमें एक्चुअली में प्रूफ क्या करना होगा, ए आर सी स्टेटमेंट। तो ए आर सी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको प्रूफ करके देखना है। ठीक है, और ये चीज आप यहां से इजीली देख सकते हो। इसके लिए हमें इसी दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, इसी दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है। यहाँ पे देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, और यहाँ बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है। अगर मैं इसको भी बी स्क्वायर कर दूं तो ये सी टू द पावर 4 हो जाएगा, है ना।
तो अब मैं a और c में रिलेशन देख सकता हूं कि ये a और c में रिलेशन क्या है, c⁴ का रिलेशन है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, दिस इज नॉट ट्रू, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करना ये आपको समझ में आ रहा है। बस लैंग्वेज के थ्रू आप इसको जितना अच्छे तरीके से समझा पाओगे, है ना, लिख पाओगे, बस बोर्ड में बस उसी के मार्क्स हैं। ठीक है, बाकी अब और आगे का सारा क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम उसी तरीके से, हर एक में हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। ठीक है, 1 to 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये तीनों सेम टाइप का है। ठीक है, तो वो सब आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लेना। ठीक है, 15-16 क्वेश्चन है तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो ये वाला पार्ट था हमारा कि जहां पे हम फंक्शन को देख रहे थे कि कैसे हमें इसको इक्विवेलेंस चेक करना होता है, और किसी किसी में आपको इक्विवेलेंस क्लासेस वगैरह भी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीवियस वाला पार्ट। अब हम इसी में आगे स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन में हमने देखा कि कैसे रिलेशन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं दो सेट के बीच में। ठीक है, इसी में हम आते हैं फंक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, आपको फंक्शन आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही सब कुछ यहां भी है, कुछ अलग नहीं है। फंक्शन हमने वहां पे कंप्लीट किया था, है ना, तो फंक्शन आपका कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन वहां पे आपको याद होगा कि जब हम ऑन टू 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू वाला पार्ट जब हम वहां पे कर रहे थे, ठीक ना, वहां पे जब आप ये वाला पार्ट कर रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे हमने जो भी फंक्शन लिया था उन सारे फंक्शन का आपको किसी न किसी तरीके से ग्राफ पता था, है ना। तो अगर आपको ग्राफ दिया हुआ होता तो आप किसी भी फंक्शन का क्या निकाल सकते थे, उस फंक्शन को देख के आप उसका डोमेन, रेंज, 1 ऑन टू, मेनी 1, ये सब कुछ आप उसका चेक कर पाते, है ना। और ये चीज हमने वहां पे किया भी था। तो मैक्सिमम फोकस हमारा उसी पार्ट पे था। उसके अलावा भी अगर किसी और टाइप का फंक्शन होता है तो वहां पे हमने उस फंक्शन को ये चीज देखा था कि उस फंक्शन का हम डोमेन, रेंज तो ऑब्वियसली हमने निकालना वहां पे अच्छे तरीके से सीख लिया कि कोई भी फंक्शन हो उसका हम डोमेन, रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 1 ऑन टू और इनटू वाला पार्ट था, उस वाले पार्ट में हमने सिर्फ कुछ टाइप के फंक्शंस का ही हमने 1 ऑन टू वगैरह देखा था, है ना। 1 मेनी 1 और ऑन टू इनटू वाला पार्ट हमने वहां पे चेक किया था। और उस वाले पार्ट में भी सिर्फ वही वाला पार्ट था जिसका हमें कहीं ना कहीं से ग्राफ ऑलरेडी पता होता था। तो 11th में हमने जो कुछ भी सीखा था वो सब एक्चुअली में क्या था, वो सब आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था किसी भी कर्व के लिए। ठीक है, अब हम इसी चीज को थ्योरेटिकली या किसी भी फंक्शन के लिए कैसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर मान लो किसी फंक्शन का हमें ग्राफ पता नहीं हो, ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो 1 है, ऑन टू है और मेनी 1 इनटू है या नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम 1 और मेनी 1 के 1 मेनी 1 और ऑन टू इनटू के डेफिनेशन को फिर से एक बार रिलेशन के टर्म्स में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो आपको फिर हम उसका डेफिनेशन अच्छे से लिख के उसको समझेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको एरो डायग्राम के थ्रू आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि 1 ऑन टू और इनटू वगैरह हमने कैसे वहां पे डिफाइन किया था। ठीक है, देखो यहां पे, तो अगर आपको मान लो कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है, हम अभी सिर्फ फंक्शन के लिए ही बात करेंगे, ये एक फंक्शन है और एक दूसरा एक फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं यहां से ये करूं कि जैसे आपको ये चीज मैंने डिफाइन कर दिया, ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये मैंने ले लिया और इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया। रैंडमली मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, आप उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन अगर इस तरीके से हमें कोई लिख के या बना के दे दे तो आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है हमारा, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो आप चेक कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो कि मैं इस वाले पार्ट में, और ये सेकंड वाला भी मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया और एरो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। पहले वाले पे आते हैं, तो 1 और मेनी 1 की जहां तक बात होती है, ठीक है, 1 और मेनी 1 की जहां तक बात होती है, एक और मैं ड्रॉ कर देता हूं 1 के लिए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फंक्शन आपको दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शन है, ये हमारा 1 फंक्शन है। ठीक है ना,
तो ऊपर वाला तो आपको 1 1 है। एरो डायग्राम में और फंक्शन के ग्राफ के थ्रू भी हमने इस चीज को चेक करना सीखा था, ठीक है। और मान लो कि मैं एक और 2 और फिगर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें मैं फिर से कुछ एलिमेंट्स में ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे एरो डायग्राम के थ्रू मैं यहाँ पे भी आपको बता रहा हूं कि ये कैसे है। तो देखो यहाँ पे आपको ये वाला फंक्शन तो इजीली दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। और इस वाले में मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, अब देख लो इस टाइप से, ठीक है। तो पहले वाला फंक्शन देखो आप ध्यान से, तो अगर आप 1 1 की बात करते हो, 1 1 या मेनी 1 की बात करते हो, तो 1 1 और मेनी 1 में हम कौन सा सेट चूज करते हैं, सेट ए चूज करते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन ए टू बी डिफाइन है। सब में आपको दिख रहा होगा, है ना। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है जो ए से बी के बीच में डिफाइन किया हुआ है। अब अगर ये डिफाइन ए से बी के बीच में किया हुआ है और अगर आपको 1 1 और मेनी 1 बताना है, ठीक ना, तो 1 1 और मेनी 1 अगर बताना है तो हम सेट ए के बेसिस पे डिसाइड करते हैं ना, और सेट ए के एलिमेंट को हम चेक करते हैं। तो पहले वाले फिगर में अगर सेट ए के एलिमेंट को चेक करोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, मेनी 1 दिख रहा है, ठीक है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन तो मेनी 1 है और नीचे वाला फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1 हो रहा है, ठीक है। और इस वाले में देखो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू और इनटू की बात करें तो ऑन टू और इनटू का डिवीजन किसके टर्म्स में होता है, सेट बी के बेसिस पे होता है ना। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा और ये वाला फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा, है ना। ये क्या होगा, ऑन टू होगा और ये इनटू होगा। ऑन टू और इनटू की बात जब हम करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, रेंज और कोडोमेन की, याद होगा आपको, है ना। तो अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, ऑन टू और इनटू बन जाता है, ठीक है। और अगर रेंज कोडोमेन का एक सबसेट हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी किया था, किसी भी फंक्शन का आप कोडोमेन निकाल सकते हो और रेंज भी आपको कैलकुलेट करना आता ही है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो प्रॉपर्ली जब आप जेई वगैरह के लिए क्वेश्चन करोगे तो उसमें हम ये मेथड यूज नहीं करेंगे, ये एक्चुअली में सब्जेक्टिव मेथड है ना। जब कभी सब्जेक्टिव आता था तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमें सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, तो हमें इस मेथड को सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा फंक्शन दे देता है जो हमें नहीं पता होता है कि क्या है, ठीक है। तो आप कभी ये मेथड ट्राई करके देख सकते हो। तो ये आपका एरो डायग्राम है ना। और इस एरो डायग्राम के थ्रू आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा 1 1 है और मेनी 1 है, ठीक है। तो अभी मैं पहले वाले पार्ट पे डिस्कशन कर रहा हूं 1 1 और मेनी 1 के लिए, ठीक है। तो 1 1 और मेनी 1 के लिए आपको ये चीज पता है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 हो जाएगा तो वो मेनी 1 नहीं हो सकता है ना। और अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, मेनी 1 बन जाएगा, क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, हम लोग यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक फंक्शन के बारे में देखेंगे, 1 1 के बारे में सीखेंगे, है ना। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो मेनी 1 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, अगर वो 1 1 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाएगा, मेनी 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम 1 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी फंक्शन का 1 1 हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज पे आते हैं। यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि 1 1 का अदर नेम क्या होता है, 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव वर्ड याद रखना, जेई के बुक में भी है ना, एग्जाम में भी ये वर्ड वो यूज कर लेता है और बोर्ड के एग्जाम में भी वो इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव वर्ड यहां पे यूज कर देता है, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव वर्ड याद रखना कि 1 1 को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो अब देखो कि किसी फंक्शन का 1 1 होना या नहीं होना हम कैसे डिसाइड करेंगे, उस चीज पे आते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये पता है कि फंक्शन अगर हमें गिवन होगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन हम मान लेते हैं कि फंक्शन हमारा ए से बी डिफाइन है, ठीक है। तो अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आप डेफिनेशन लिख लो तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग उसको समझने का ट्राई करेंगे। अब फंक्शन एफ लिख लो, अब फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is
सेट टू बी 1 1 इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन 1 1 और 1 1 को ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, सेट टू बी इंजेक्टिव इफ द image of the distinct element of set A, है ना। फंक्शन हमारा A से B में डिफाइन होता है, तो हम किसका देखते हैं, सेट A के बेसिस पे देखते हैं, है ना। तो इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A इज डिस्टिंक्ट अंडर F, है ना। ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है, ये F होता है ना। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन 1 1 होने का। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक बार ध्यान से देखो कि पहली चीज तो हमें ये यहां पे दिख रही है कि फंक्शन हमारा, एक तो फंक्शन हमारा 1 A से B में या किसी दो सेट में डिफाइन होना चाहिए, ये चीज हमें गिवन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज कि इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, अभी जस्ट हमने आपको इसके केस में बताया था कि अगर हम यहां पे दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम के थ्रू मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं कि अगर मान लो कि ये हमारे पास दो सेट है A और B, ठीक है, और आप क्योंकि 1 1 और मेनी 1 की बात कर रहे हैं तो हम सेट A के एलिमेंट को फोकस करेंगे। सेट A के एलिमेंट को अगर हम 1 1 बनाए, ठीक है, तो ये आपको 1 1 दिख रहा है कि ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन आपका क्या होगा, मेनी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस टाइप से मैं एक बना रहा हूं फिगर जल्दी से। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर आप दो, अब डेफिनेशन पे आते हैं, बोल रहा है इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट को हमें देखना है और सेट ए के किसी भी दो एलिमेंट का, है ना, इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का मैंने कोई भी दो एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है, यहां से भी मैंने कोई सा भी दो एलिमेंट चूज कर लिया, मान लो ये और ये चूज कर लिया, तो इन दोनों का इमेज भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, है ना। इसका इमेज भी क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोल पाएंगे, 1 1 बोल पाएंगे, है ना। जैसे इस वाले का इमेज क्या है, ये वाला एलिमेंट है, और इस वाले का इमेज क्या है, ये वाला एलिमेंट है, तो दोनों इमेज क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा 1 1 होगा। ठीक है, और ये 1 1 हम सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए चेक नहीं करेंगे, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन इस वाले में देखो दो एलिमेंट हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो चूज किया, लेकिन दोनों का इमेज हमारा क्या बन रहा है, दोनों का इमेज एक्चुअली में सेम बन रहा है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेनी 1 बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए इज डिस्टिंक्ट अंडर एफ। एफ के अंडर में उसका इमेज क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। अगर दो एलिमेंट अगर आप डिफरेंट चूज करते हो तो उन दोनों डिफरेंट एलिमेंट का इमेज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कर दूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ठीक है, दो मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो लिया, ठीक है, ये मैंने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया। इस वाले पार्ट में देखते हैं कि मान लो मैंने ये एलिमेंट ये चूज किया, इसको मैं x1 बोल रहा हूं और इसको मैं x2 बोल रहा हूं। ठीक है, ग्राफ के टर्म में आपको पता है कि सेट ए का एलिमेंट x1 और b का एलिमेंट y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैंने दो x1 x2 डिनोट किया और यहां से मुझे y1 और y2 मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं y1 और y2 को सेम कर दूं, ठीक है, अगर मैं y1 और y2 को सेम कर दूं तो क्या x1 x2 डिफरेंट हो सकता है, क्या x1 x2 डिफरेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। अगर y1 y2 अगर आपका सेम हो जाए तो x1 x2 क्या हो जाएगा आपका, ये भी सेम होना पड़ेगा। अगर वो 1 1 है तो, है ना, अगर वो 1 1 है तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। अगर आपने यहां पे देखो y1 y2 को सेम तो किया लेकिन आपका x1 x2 अभी भी डिफरेंट रह गया, है ना, तो ये क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है ना। इसी चीज को ग्राफ के थ्रू भी हमने समझा था। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई भी एक ग्राफ हो इस टाइप का,
इस टाइप का ग्राफ हो, है ना, और एक इस टाइप का ग्राफ हो। तो देखो आपको याद होगा ग्राफ में कि हम 1-1 और 1-2 के लिए कौन सा टेस्ट करते थे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या था कि हमने क्या किया, y की वैल्यू को सेम कर दिया। क्लियर है कि नहीं? यही चीज मैं यहां पे बता रहा था कि ये जो हमारा y1 और y2 था, हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का मतलब यही था कि अगर आप y की वैल्यू को सेम कर दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कितने x मिलने चाहिए थे। अगर आप y की वैल्यू को सेम कर दो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ही x मिलना चाहिए था, है ना। तो इसलिए हम इसको 1-1 बोलते थे, है ना। और अगर आपने यहाँ पे y को सेम किया लेकिन आपका x सेम नहीं हुआ, x अभी भी आपका डिफरेंट आ रहा है, x1 x2 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिनी 1 बोलते थे। याद है? अब हम इसी सेम कॉन्सेप्ट को यहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन था हमारा, इसी को मैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हम यूज करते हैं। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमारा यहां पे क्या है, देखो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हमारा यहां पे ये है कि हमें करना क्या है कि कोई सा भी 2 एलिमेंट आपको चूज करना है, ठीक है ना। इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लिख लो, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग टू a, ठीक है। पहला सेट जो हमारा फंक्शन डिफाइन था, फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, a to b डिफाइन है हमारा, ठीक है। तो हमें सेट a से एलिमेंट चूज करना है ना। और सेट a का एलिमेंट क्या होता है, x1 x के टर्म्स में होता है, याद होगा आपको, है ना। तो पहला एलिमेंट x होता है और दूसरा एलिमेंट को हम y एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक x एक्सिस और एक y एक्सिस होता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने 2 एलिमेंट चूज किया, x1 x2, कहां से, इस पहले वाले सेट से, ठीक है। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू a, अगर मैं ये करने के बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग में f ऑफ x1 और f ऑफ x2 निकाल सकता हूं कि नहीं, ठीक है। ये f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, y1 और y2 की वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर एवरी x1 x2 हमारे पास y1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1, और y2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x2। क्लियर है? यही मतलब है। और अगर मैं इस दोनों को इंप्लाइज कर दूं, ठीक है, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अगर मैं, यही चीज मैंने बोला कि मैंने y को क्या किया, सेम कर दिया। यहां पे आप ग्राफ में देख रहे हो कि मैंने y की वैल्यू को क्या कर दिया है, सेम कर दिया। तो ये y1 y2 था, इसी दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं y1 y2 को इक्वेट कर देता हूं, और अगर फंक्शन 1-1 है तो x1 x2 भी क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका मतलब निकाल रहे हैं, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिस इंप्लाइज x1 शुड बी इक्वल टू x2, ठीक है। देन f इज 1-1, अदरवाइज f इज मेनी 1। क्लियर है? हमने क्या किया, समझ में आ गया? हमने ये किया कि आपके पास जो फंक्शन था, उस फंक्शन में मैंने, उस रिलेशन में जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसमें मैंने कोई सा भी एक रैंडम x1 x2 चूज कर लिया और उसको मैंने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, f ऑफ x1 की वैल्यू भी क्या आना चाहिए, f ऑफ x2 की वैल्यू अगर हम करते हैं तो x1 इक्वल टू x2 निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब इस चीज को आप एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा बेटर क्लियर होगा, ठीक है। तो हमें हर बार में, हर एक क्वेश्चन में 1-1 मेनी 1 के लिए यही कंडीशन यूज करनी है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया f, हमने एक डिफाइन किया फंक्शन n to n, ठीक है। हमने यहां पे फंक्शन डिफाइन किया n to n, और फंक्शन हमारा किस तरीके से डिफाइन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें चेक करना है, चेक f इज 1-1 और मेनी 1, है ना, f 1-1 और मेनी 1। तो हमें ये चेक करके बताना है कि f 1-1 है या मेनी 1 है, क्या है, ठीक है। तो देखो f 1-1 है या मेनी 1 है या नहीं, हम कैसे चेक करेंगे,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 एलिमेंट चूज करना होगा सेट ए से, ठीक है। तो यहां पे सेट ए हमारा क्या है, सेट ए हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स x1 एंड x2 बिलोंग टू n, ठीक है। और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या कर सकता हूं, x1 और x2 निकाल सकता हूं, है ना। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग में f ऑफ x1 कैलकुलेट करूंगा, तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर, f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 स्क्वायर, ठीक है। और अब मुझे करना क्या है, हमें चेक करना है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें हमारे पास क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है, अगर नहीं आएगा तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिनी 1 बोलेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने x1 इक्वल टू x2 किया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 किया, यहां पे मैं पुट कर रहा हूं x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से देखो 2 कंडीशन निकल के आएगा, पहला क्या होगा x1 इक्वल टू x2 और दूसरा क्या होगा x1 इक्वल टू माइनस x2, क्लियर है। और अब मुझे ये बताओ कि हमने जो फंक्शन स्टार्ट किया था, हमने जो इसको इक्वेट किया, ये इक्वेट करने के बाद अगर ये 1 1 है तो क्या आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो ट्रू आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो ट्रू आ रहा है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट ट्रू हो सकता है हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि x1 और x2 हमने कहां से लिया है, नेचुरल नंबर से लिया है। ये देखो x1 इक्वल टू x2 नेचुरल नंबर से लिया है, यानी ये स्टेटमेंट तो हमारा कभी ट्रू होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि हमने सेट ही इस तरीके से डिफाइन किया है ना। तो देखो f ऑफ x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, ये फंक्शन क्या है, f इज 1 1 फंक्शन, क्लियर है। ये फंक्शन क्या है हमारा, fx हमारा 1 1 फंक्शन है। क्लियर हो गया कि कैसे हमने चेक किया, है ना। तो जो सेट हमें डिफाइन किया हुआ है उसी सेट में हम इस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन में लेता हूं, अगर मैं अपने फंक्शन को, जो हमारा सेट है, मैं उसको R टू R में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर करूं, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ठीक है। आपको ग्राफ से याद होगा कि ये मेनी 1 फंक्शन है, ठीक है। प्रीवियस वाले फंक्शन का हम ये ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे क्योंकि ये रियल नंबर के लिए ग्राफ है, वो किसके लिए था, नेचुरल नंबर के लिए था। तो फिर से हमें क्या करना होगा, x1 x2 बिलोंग टू R करना होगा, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम f ऑफ x1 कैलकुलेट करेंगे और f ऑफ x2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, और दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। जब इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x1 इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। और यहां से जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास क्या निकल के आएगा, यहां से हमारे पास निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। और यहां पे देखो हमारे पास जो रिलेशन है, हमने यहां से स्टार्ट किया था f ऑफ x1 इक्वल टू x2, और ये चीज हमें निकल के क्या आनी चाहिए थी, f ऑफ x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। रियल नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी x1 x2 की वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, है ना। लेकिन 1 1 क्या बोलता है कि अगर ये चीज आप इक्वेट कर रहे हो तो सिर्फ आपको क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 ही मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन हमें इस x1 x2 के अलावा ये वाला स्टेटमेंट भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है ना। इसलिए ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, ये फंक्शन क्या है, f इज मेनी 1। ये फंक्शन क्या होगा हमारा, मेनी 1 फंक्शन होगा। क्लियर है ना। तो समझ में आया आपको कि हम कैसे इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो यही 1 1 चीजें प्रूव करने का तरीका यही है आपके पास, कि आप इसको प्रूव करके देखो कि क्या ये चीज होता है या नहीं होता है, ठीक है। इस मेथड से आप किसी भी टाइप के फंक्शन को प्रूफ कर पाओगे, ठीक है।
जैसे मैं एक और फंक्शन ले लेता हूं R2R और मैंने फंक्शन को डिफाइन किया fx इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को मॉड x ले रहा हूं तो मॉड x का आपको ग्राफ याद है, ठीक है। तो आपको ग्राफ याद होगा तो आपको इमेजिन हो जाएगा कि मुझे इस फंक्शन में क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। आंसर आपको पहले से पता होगा। तो देखो, लेकिन अगर मान लो हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, फिर से हम दो x1 x2 चूज करेंगे और x1 x2 किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। दिख रहा है यहाँ पे x1 x2 किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। और जब ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, f ऑफ x1 मॉड x1, f ऑफ x2 मॉड x2, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें दोनों को क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। और इक्वेट जब करोगे तो मॉड x1 इक्वल टू मॉड x2 आ रहा है, ठीक है। और यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, x1 मॉड का आपको प्रॉपर्टी याद है, x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो हमारे पास ये फंक्शन था, लेकिन इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये स्टेटमेंट भी ट्रू मिल रहा है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू मिल रहा है। क्यों, क्योंकि x1 x2 रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। इसलिए ये फंक्शन क्या है हमारा, f इज मेनी वन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, मेनी वन फंक्शन है ना। तो आप इसको मेनी वन भी प्रूफ कर सकते हैं। इस टाइप से आप कोई सा भी फंक्शन सोच लो, ठीक है, उस फंक्शन को आप इस मेथड से प्रूफ कर पाओगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं फंक्शन R2R डिफाइन करता हूं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब डिफाइन करता हूं, ठीक है। एक्स क्यूब का आपको कर पता है तो आपको पता है कि ये फंक्शन क्या आने वाला है, ठीक है। लेकिन मान लो कि मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, x1 x2 दो नंबर चूज करूंगा और उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो x1 और x2 की वैल्यू होगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं और उस दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे, है ना। तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 क्यूब, और f ऑफ x2 की वैल्यू x2 क्यूब, है ना। और इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से क्या चीजें निकल के आती है, यहां से क्या चीजें निकल के आती है, यहां से चीजें निकल के आएगी x1 इक्वल टू x2, ठीक है, और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। और ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है कभी भी 0 की इक्वल नहीं होगा, है ना, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि ये आपको याद है कि ये क्या बन जाता है आपका, है ना, चेक करके देख लेना, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, इस स्टेटमेंट से सिर्फ हमें क्या मिला, देखो x1 इक्वल टू x2। तो इसलिए ये फंक्शन क्या होता है, f इज 1 फंक्शन, f क्या होता है, 1 फंक्शन होता है ना। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो एकदम कहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप थोड़ा सा एनालिटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ेगा कि ये चीजें क्या हो रहा है, ठीक है। तभी आप इस चीज को बेटर तरीके से समझ पाओगे और इसको लिख पाओगे कि ये कैसे काम कर रहा है ना। तो ये यहां पे हमने फंक्शन का 1 और मेनी वन वाला पार्ट अगर आपको चेक करना है तो आप ये चीज इजीली चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले पार्ट में, इस मेथड से, ठीक है। तो डेफिनेशन हमको बस ये याद रखना है ना। और यहां पे ये भी याद रखना कि फॉर एवरी है, ठीक है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू सेट A, है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2, है ना। अगर ये होता है तो फंक्शन आपका क्या होगा, फंक्शन इज 1 तो ये आपका 1 का डेफिनेशन है, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन 1 नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लो, इफ फंक्शन इज नॉट 1 if function is not 1 then it is many one, ठीक है। तो दो ही पार्ट हो सकता है, या तो 1 होगा या मेनी वन होगा। तो आप इसको इस तरीके से चेक करके देख सकते हो कि कैसे हम फंक्शन का 1 और मेनी वन वाला पार्ट चेक करते हैं, ठीक ना। तो ये हमने चेक किया कि फंक्शन कैसे हमारा 1 और मेनी वन कैसे है और कैसे नहीं है ना।
बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को भी आप एक बार ध्यान से देखना, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इस क्वेश्चन में ट्राई करना कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा फंक्शन मेनी 1 है ना, उसको हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज आइडिया मिलेगा। देखो फंक्शन में सेम ही रख रहा हूं, बस मैं सेट डिफरेंट कर रहा हूं। ठीक है, सेट बस आप चेंज करते जाओगे तो देखना कि फंक्शन में क्या चेंज आता है। मान लो मैं x⁴ ले लिया, ठीक है, फंक्शन, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन में ये ले रहा हूं z f(x) = x⁴, ठीक है, फंक्शन r2r f(x) = x⁴, ठीक है। तो इन चारों फंक्शन में आप चेक करना कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा फंक्शन मेनी 1 है। ठीक है, तो चेक लिख लो, चेक 1 1 और मेनी 1। ठीक है, कैसे चेक करना है आप ग्राफ के थ्रू तो ऑलरेडी कर ही सकते हो, लेकिन आप ट्राई करना है इसको हम थ्योरेटिकली इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं, है ना, क्योंकि इसमें लिखना पड़ेगा आपको, है ना, लिख के बताना पड़ेगा आपको कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वाले पार्ट में आप थोड़ा सा ध्यान देना इसको कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन में आपको चेक करके बताना है कि 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बस सेट चेंज, अपना नेचर चेंज कर रहा है ना। तो यही चीज जो प्रॉपर्टी है इसका कि फंक्शन का, कि फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कि सेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर वो एक ही फंक्शन को आप अलग अलग सेट में 1 1 मेनी 1 सब कुछ प्रूव कर सकते हो। ठीक है, एक ही फंक्शन को आप अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से उसको प्रूव करके आप कर पाओगे, बता पाओगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है या मेनी 1 है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें ये समझ में आई कि फंक्शन जो है आपका, ठीक है, जो आपका फंक्शन है ठीक है, नेटवर्क चला गया था तो देखो मैं ये बोल रहा था कि कोई भी यहां पे फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि फंक्शन क्या है, सेट पे डिपेंड कर रहा है ना, किस सेट के अंडर वो कैसे बिहेव कर रहा है, ये उस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि फंक्शन आपका किस सेट में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, एक ही फंक्शन अलग अलग सेट में वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा ये नहीं बोल सकते हो कि एक फंक्शन 1 1 ही है या मेनी 1 ही है, डिपेंड किस पे करेगा, सेट पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सेट चूज कर रहे हो। ठीक है, और फंक्शन की यही प्रॉपर्टी हम आगे चल के इनवर्स वाले चैप्टर में यूज करते हैं। ठीक है, कि अगर आपको किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन अगर आपको मेनी 1 दिया हुआ है किसी भी टाइप से, जैसे मान लो कि ये एक फंक्शन है ना, आपको याद होगा कि जैसे y = x² फंक्शन है, तो ये इसका ग्राफ इस टाइप से होता है। तो अगर मुझे इस फंक्शन को ये फंक्शन तो मेनी 1 है, अगर मुझे इस फंक्शन को 1 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन का हमें थोड़ा सा सेट चेंज करना पड़ेगा। जिस सेट में ये अभी डिफाइन है, अभी ये R2R में डिफाइन है, ठीक है, तो हम ये R2R में तो मेनी 1 है, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इसके सेट को चेंज कर सके, है ना, कर्व का नेचर तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब ये कर्व की फंक्शन तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन ये हमने चेंज कर दिया, तो फंक्शन चेंज नहीं करना है हमें, इसी फंक्शन को 1 1 या मेनी 1 से 1 1 या 1 1 से मेनी 1 बनाना है, तो आप सेट डिफाइन कर सकते हो उस तरीके से, है ना, अपने हिसाब से आप सेट को अरेंज कर लो ताकि ये फंक्शन जो है आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी वाले फंक्शन में अगर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले लूं, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है, 1 1 फंक्शन है, जबकि ये फंक्शन क्या है आपका, मेनी 1 फंक्शन है ना। तो देखो इस फंक्शन का एक पार्ट हमें 1 1 दे रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो यही फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है कि वो सेट पे डिपेंडेंट है, उसी चीज को हम थोड़ा सा वाइजली यूज करते हैं आगे चल के इनवर्स फंक्शन में, ताकि हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स वगैरह कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो इनवर्स वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, आप 1 1 और मेनी 1 वगैरह चेक करो कि किसी भी फंक्शन का हम कैसे चेक करते हैं, है ना, उसके लिए हमें क्या करना होता है। बाकी चीजें हम फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.1 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करो, फिर उसके बाद जब ऑन टू वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे कल, है ना, ऑन टू और इनटू वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, तब आप एक्सरसाइज 1.2 अभी कर सकते हो। तो अभी के लिए आप 1.1 कंप्लीट करो, और बाकी जो प्रीवियस शीट वगैरह आप लोगों का बाकी है वो सब धीरे धीरे करके कंप्लीट करते रहो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो। ओके, चलो बाय।